उसमें दिखा रहा है 2 people। रिकॉर्डिंग आ रहा है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नहीं किसने, आपने किया रिकॉर्डिंग गणेश? नहीं मैंने नहीं किया, आपने किया मेरे को लग रहा है, या सोनल ने किया होगा। नहीं, जो होस्ट है वही कर पाएगा। अपडेट भी किया ना, आया था। ओके हाँ, मैं देख सकता हूँ पॉज स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है ओके। पर ये कि जो फिर कई लोग को एक्सेस भी देना पड़ेगा जो वेटिंग रूम में है उनको। आप देखो एक्सेस। ओके ये तो वेटिंग रूम वाला ऑप्शन था ना। हाँ मैंने कर तो दिया, एडमिट ऑल कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करेंगे सर, बहुत सारे टॉपिक। बस हाँ ठीक है, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन ज्वाइन किया, एक मिनट। Yeah, we have a lot of participants. Nitesh was also joined from UK. Okay, so guys, good evening everyone. So we know like why we are doing this. Hold on, just one, sorry. They don't know like. बाकी सब म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। लोगों को इस learning opportunity for everyone. So we have a few members who are very active in the market. So that is the reason like Harpreet, Chandrakant Brijesh Rahul, Lakshmi Lalwani, Tijen. So those folks have experience last couple of years. उन लोग बहुत एक्टिव हैं, तो इस काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग सो दैट आप लोग को पता रहे कि हम लोग बाकी लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग कभी भी इन्वेस्ट करें तो क्या चीज देखना चाहिए, प्रॉस एंड कॉन। सो इसीलिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव दिस सेशन। उसके अलावा व्हाट वी विल डू लाइक वी हैव एजेंडा, विल गो वन बाय वन। तो हरप्रीत पहले स्टार्ट करेंगे, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आप लोग कभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में हम लोग Q&A करेंगे, ठीक है। हरप्रीत यू कैन स्टार्ट। ओके थैंक्स सर। Before we start, सबसे पहला disclaimer, so we are not, we all like the panel is not expert or professional financial advisor. These are all our own, like our knowledge sharing based on our experience or viewpoints and any learning. So any information in this call is only for educational and informational purpose. Okay. So आज का agenda item, so we'll cover 401k, we'll cover stock versus ETF, long-term investment, short-term investment, understanding buy and put and buy call. We'll have some do's and don'ts in the market. We'll have a Robinhood demo. We'll talk about Yahoo Finance, and then we'll work on the question and answer. Okay, so let's jump on the. So these are ये मेरे कुछ favorite quotes हैं जो कि these are. The first thing is like don't work for money, let money work for you, right? तो ये बहुत important है कि हम लोग अपनी पैसे को सही जगह पे invest करें ताकि वो पैसे भी पैसा बनाते रहे, right? So and then I think Dave Ramsey, he's like one of the most popular financial speaker in the US. So he say like don't buy things you can't afford with the money you don't have to impress people you don't like. So बहुत पावरफुल है बट क्योंकि आजकल के जमाने में सब क्रेडिट कार्ड्स और ये वो इतना है कि हम लोग बहुत जल्दी बहुत तेज फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और ये वॉरेन बफेट भी बोलता है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। सो पुटिंग मनी इनटू द इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 401k की। सो 401k मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स द बेस्ट फाइनेंशियल टूल यू हैव। So what is 401k? I think सबको पता ही है, it's a retirement account, man. Mostly it's only available through your employer, and most of the time employer makes a contribution, matching contribution. So किसी की कंपनी में 2% है, कहीं 4% है, कहीं 6% है. It depends on employer to employer. And आपका जो टैक्स रहता है, जो ट्रेडिशनल 401k का टैक्स आपको whenever distributed, मतलब जब भी आप पैसे निकालते हैं अपने अकाउंट से तभी आपको उसका टैक्स लगता है, ठीक है। एक्सेप्ट एक और भी 401k होता है which is called Roth 401k. बहुत कम ही कंपनीज हैं जो कि Roth 401k ऑफर करती हैं. Most of the company offer traditional 401k. So traditional 401k में whenever you take the money out आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. Other thing is if you take money before your age of 60, you have to pay penalty of 10%. तो अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आप अपना फर्स्ट घर खरीद रहे हैं तो आप घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे ले सकते हैं, तो उसमें आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी. और आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो कोई उसमें नहीं लगेगा. कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए चाहिए तो भी आपको पेनल्टी नहीं. तो कुछ एक्सेप्शन है पेनल्टी के लिए.
बट यूजुअली आपको बिफोर 60 अगर आप निकालते हैं तो आपको उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ती है 10% विद द टैक्सेस। सो जो लिमिट है आपकी तरफ से, तो इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता। जो लिमिट जब भी हम बात करते हैं इज ऑल योर कंट्रीब्यूशन, कि आप कितना कंट्रीब्यूट, तो मैक्सिमम लिमिट फॉर 2020 इज 19,500, दैट्स द मैक्सिमम यू कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर साइड। अभी कई लोग की कंपनियां हो सकती है their employer do not make the contribution, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना रॉथ IRA खोलो, which is a personal retirement account, और या तो फिर आप ट्रेडिशनल IRA अकाउंट भी खोल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं रॉथ 401k, if you start talking अब सब इतना डिटेल्स में तो बहुत टाइम चाहिए, बट एट बहुत हाई लेवल में ये है कि अपना 401k मेक श्योर कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आप मैच करो, और अगर पॉसिबल है तो आप ये पूरा जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी मैच करो। अगर आपका एम्प्लॉयर की कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो आप रॉथ IRA चूज कर सकते हो या तो ट्रेडिशनल IRA। तो मतलब आपका कुछ ना कुछ एक रिटायरमेंट के लिए आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होना ही चाहिए। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो 401k हो गया। फिर 401k के अंदर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन है, राइट, 401k तो अकाउंट है, पर उसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट है, आपका म्यूचुअल फंड्स है कि इंडेक्स फंड्स है कि कुछ टारगेट फंड्स है, तो उस पे आपका फीस रहती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। बट बेसिक 401k के ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। सो मैंने बहुत ही बेसिक एक टू डू लिस्ट बनाई है 401k, मतलब जो सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो कोई भी हमारे कम्युनिटी में सबको अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है, जिससे कि आपके एम्प्लॉयर्स की आपको फुल मैचिंग मिले, वो तो करना ही चाहिए। मतलब अगर आप बोलते हो कि मेरा एम्प्लॉयर 2% मैच करता है, तो आप मिनिमम से मिनिमम 2% तो करें ही। मतलब उसके अगर आप वो नहीं कर रहे तो मतलब आप वो पैसा आप टेबल में छोड़ रहे हो, फ्री का पैसा आप छोड़ रहे हो, तो उतना तो मिनिमम करो ही। और मैंने जो बहुत सारी चीजें सुनी कि नहीं अगर हमको इंडिया जाना है तो फिर क्या है, आपका ये पैसा ही है, कोई ले नहीं सकता, राइट। आप जब भी वो एज आप जाओगे आप वो उसको पैसे निकाल सकते हो, राइट। और दूसरा उसका एक शॉर्टकट ये है कि अगर आप मान लो आज आप till the age 40 if you work in the US in the next year, आप बोलते हो इंडिया जा रहा हूँ, ठीक है, आप इंडिया चल जाओ। नेक्स्ट जब आपका इनकम कुछ भी नहीं है, बाकी पैसे निकाल लो 401k से, तो आप पे टैक्स लगेगा फॉर दैट ईयर। सो वो आप तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, बस पेनल्टी लगेगी आपको 10%। बट वो कभी अपना मुझे लगता है एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमको पता नहीं कि हमको यहाँ तक रहना। ये आपका पैसा ये कहीं नहीं जाएगा, ये इन्वेस्ट होते रहेगा, और इन्वेस्टमेंट आपको जितना ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ होते रहेगा, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरी बड़ी बात है कि सब लोग को अपना 401k, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या किया हुआ 401k में कंट्रीब्यूशन भी किया हुआ, तो उनका मोस्ट ऑफ द बाय डिफॉल्ट जो है वो है। कोई हम लोग जाके चेक नहीं करते कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, ये कौन सा फंड में जा रहा है, या जो कंपनी का जो बाय डिफॉल्ट है उसमें जा रहा है। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप जाके अपना 401k में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप चेक करिए, चाहे वो आई थिंक फिडेलिटी के थ्रू हो, वैनगार्ड के थ्रू हो, किसी भी कंपनी के थ्रू, वहां जाके अपना चेक करिए कि आपका इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन क्या है। तो उसमें आपके डिफरेंट परसेंटेज रहते हैं 100% से लेके, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो फीस लगती है, वो फीस आप यूजुअली आप कोई भी सेक्शन में देखो तो इसको एक्सपेंस रेशियो, तो मेक श्योर ये एक्सपेंस रेशियो आपका हाई नहीं होना चाहिए। और मैं जब बोल रहा हूँ हाई, इसका मतलब है कि अगर आप 0.8 और 1% आपका एक्सपेंस रेशियो, तो ये तो बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप उसमें कोई और दूसरा सिलेक्शन कर सकते हो जिससे कि आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाए। और आपको लगे यार 1% क्या, 1% तो कुछ नहीं होता क्या, पर आप सोचो 30 साल, आप मान लो इफ टुडे यू आर 30, अगर आप 60 में रिटायर हो तो 30 साल तक आप वो 1% देके आपका 30% हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने $1 मिलियन अपना 401k बनाया तो आपको 300,000 सिर्फ आप कमीशन में दे रहे हो विदाउट एनी रीजन, सिर्फ इसलिए कि आपने आपने सिलेक्शन चेंज नहीं किया। तो बोलो सबसे पहले जाके सबसे पहले ये काम करो, आप अपना सिलेक्शन मेक श्योर आपको पता होना चाहिए क्या है, कि ये बॉन्ड्स है कि स्टॉक्स है कि ये ETF है, जो भी है उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करिए और मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन है जहाँ कम एक्सपेंस रेशियो हो। दूसरी बड़ी बात तो मैं वही बोलता हूँ कि आप अपना जो साल का कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम 19,500 वो मैक्सिमम आप करिए। मुझे लगता है कई लोग, मतलब मुझे भी किसी ने 10 साल पहले बोला था जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी कि यार ये मैक्सिमाइज करना चाहिए। मैं बोला क्या फालतू की बात है, मतलब इट डोंट मेक सेंस, आई ओनली अर्न दिस मच मनी। बट ये आप मतलब आई थिंक वो मैंने मिस कर दिया, आई रिग्रेट दैट डिसीजन। पर आप ट्राई करो कि आप वो जो मैक्सिमम है आप उसको कंट्रीब्यूट करो 19,500।
क्योंकि हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसा है ना कि इफ यू अर्न 50,000 द डे यू स्टार्ट अर्निंग 100,000 आप अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल उसके हिसाब से सेट कर देते हो, और ये आपका पहले ही पेचेक के पहले कट जाता है, तो इससे फोर्स कंट्रीब्यूशन और आपका ईयर ओवर ईयर ये सब ग्रो हो। तो मेक श्योर आप मतलब इसके बारे में सोचिए, दैट्स माय रिकमेंडेशन कि आप वो 19,500 आप अपना हिट कीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 200-300 कमा रहे हो या जो भी 150, फिर आप चाह के भी वो मैक्सिमम हिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा यार आपके पास एक इतना ही टाइम बाकी है, मेरे रिटायरमेंट से 20 साल ही बाकी है, 10 साल ही बाकी है, तो वो है। और दूसरे की इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करते हो तो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर का आप उसको एक IRA में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये भी रिकमेंडेशन है कि कभी भी अपने पुराने एम्प्लॉयर का 401k अपने नए एम्प्लॉयर के 401k में मत रोल आउट करो, आप उस पुराने एम्प्लॉयर को एक IRA में करा सकते हो। IRA आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और उसमें आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के और ज्यादा कंट्रोल रहेगा। तो ये एक मेरा और रिकमेंडेशन है। और रॉथ IRA इज बहुत पावरफुल है क्योंकि ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री का मतलब ये कि रॉथ IRA की जो लिमिट है $6,000 हर साल की, आई थिंक इफ यू अर्न लेस देन $195,000, तो ये आपका अभी तो आपको उसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर ये आपका जो ग्रो होगा इसके गेन्स पे, मान लो अगर मैं अपने $6,000 आज डाला, आज से 30 साल बाद ये $6,000 $600,000 हो जाता है, तो $600,000 पे आपको एक भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही टैक्स दे दिया। तो स्पेशली अगर आपका इनकम आप स्टार्ट ही कर रहे हो अपना कैरियर, आपकी सैलरी कम है, आप जरूर ये रॉथ IRA करोगे कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बहुत एकदम हाई लेवल ओवरव्यू है 401k का। बहुत सारी चीजें यार 401k में लगी, गोइंग डीप लाइक इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स। So I'll just give you my perspective on the long term investing। और मैं बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। ये आपको जस्ट एक स्टॉक मार्केट का एक जस्ट व्यू है फ्रॉम 1950 to 2000, राइट। जो टॉप 500 कंपनी आप देखो, मतलब आपका जो मान लो $10-15 अगर जिसने इन्वेस्ट किया हो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आज वो $2,000 हो चुका है। Hey, Harpreet, 1 minute, huh? 1 minute. Can you mute everyone, Harpreet? I think you have that power. एक मिनट चेक करने दो मुझे कहाँ। Mute all participants. Yeah, we'll open that once you complete for the question and answer. कहाँ पे गणेश, एक मिनट, let me search for it। एक ओके, आई थिंक पार्टिसिपेंट वाला खोलो और वहां पे मिलेगा तुमको ओके, लेट मी सी ऑप्शंस। ओके, या म्यूट ऑल, ठीक है, या ओके, आई थिंक हो गया। सो स्टॉक मार्केट का आई थिंक सबका, मैंने काफी लोग से बात की और काफी लोग है स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट डूब जाता है, इतना पैसा लगा। बट अब ये देखो, ये पिछले 50-60 साल का एक कर्व है, राइट। तो क्या होता है, थोड़ी कभी आपके ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बट ओवरऑल देखो मार्केट इज ग्रोइंग, राइट। रिगार्डलेस अगर आप 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल के इन्वेस्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी। ओवरऑल मार्केट आपको हर साल का 8 to 10% ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिलेगा ही मार्केट में। तो इसीलिए मतलब मेरा बोलना है, कभी भी ये जो रोलर कोस्टर है, आज 10% गिर गया, कल 20% गिर गया, अपने को, हम लोग को इसके बारे में वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जस्ट कीप इन्वेस्टिंग योर मनी इन द मार्केट, और आपको ऑन एन एवरेज, अगर मान लो इफ 1 year is you get -10%, the next year you may get like +20%, so ये कवर हो जाता है ओवर बाय ओवर। और अगर आपको लगता है कि यार आपको शॉर्ट टर्म में, मतलब ये कि इफ यू नीड योर मनी इन नेक्स्ट 2 to 3 years, तब मैं बोलूंगा कि यार डोंट पुट इन द स्टॉक मार्केट, फिर आप उसको कहीं सेफ जगह लगाओ, या तो आप उसको बॉन्ड्स ले लो, या तो आप उसका FD CD जो बोलते हैं यहाँ पे, आप वो करवा सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि रिस्क आप, मतलब शॉर्ट टर्म में रिस्क है, राइट, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। तो वो चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप कितना % ऑफ योर मनी यू वांट टू पुट ऑन रिस्क, राइट। अगर मेरे $100,000 का पोर्टफोलियो है, मैं अगर $10,000 रिस्क लेके कुछ करता हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म में, दैट्स फाइन। बट आप बोलूं मैं 100,000 का 50,000 आई टेक द रिस्क, देन बहुत बड़ा रिस्क है, राइट। अगर वो 50,000 जीरो हो गया तो व्हाट, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सेव दैट मनी, राइट। सो ये है लॉन्ग रन का फायदा, लाइक आपका पैसा बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं होगा। 5, 10 year 20 years इट विल जस्ट कीप ग्रोइंग। आई थिंक दूसरी चीज ये है कि आपके हर इन्वेस्टमेंट शुड हैव अ गोल, राइट। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका गोल होना चाहिए। व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग? आर यू इन्वेस्टिंग फॉर योर रिटायरमेंट? आर यू इन्वेस्टिंग बिकॉज यू वांट टू बाय अ होम, और इफ यू वांट टू बाय समथिंग? सो आपका हर सभी इन्वेस्टमेंट का एक गोल होना चाहिए। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाट इज योर गोल, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपाउंडिंग होता है, लाइक आपका पैसे, आपको पता है कंपाउंडिंग का 100 का 110 होता है, 110 का फिर 110 ग्रो होता है।
तो इट्स कीप ग्रोइंग। तो आपको जो कंपाउंडिंग का आपने अगर आप देखो जैसे जो ग्राफ है कुछ आपको जैसे एग्जांपल देने के लिए, अगर आपने $100 पर मंथ भी आप इन्वेस्ट किया है फ्रॉम 1970 विच इज नथिंग, $100 कुछ नहीं होता, वो आपका पैसा ऑलमोस्ट $200,000 हो गया, राइट। तो मतलब छोटे छोटा अमाउंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे अभी मतलब जो मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट, आप यूएस में आप $100 या मंथ का तो हर बंदा निकाल सकता है। आप स्टार्ट करो, आपको इससे एटलीस्ट मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट दोस थिंग, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये वॉरेन बफे भी यही बोलता हूँ, मतलब एक बेजोस ने जब पूछा वॉरेन बफे की, योर इन्वेस्टमेंट थीसिस इज सो सिंपल, व्हाई आर यू आर द सेकंड रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, it's so simple, why doesn't everyone just copy you, right? क्यों सब लोग वही क्यों नहीं करते? तो he say like because nobody want to get rich slow, right? It takes time, 5 years, 10 years, 20 years, तब आपको फर्क दिखता है। 1 साल 2 साल 3 साल में आपको फर्क नहीं दिखा, but over like 20 years 30 you will see the difference. तो आप just keep investing और discipline is very important, right? छोटे मोटे जो होते रहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन, उससे डरने का नहीं, just invest करो। तो आई थिंक ये अब आई थिंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में लकी, आई थिंक यू विल टॉक अबाउट इट, राइट? लेट मी एक मिनट, मुझे इफ आई डू अनम्यूट ऑल। ओके लकी, कैन यू हियर मी? Yeah. Okay. Am I audible? रुक गया। Yeah. ओके, स्लाइड आते रहना मुझे, जैसे भी आगे करना है ना। Sure. तो जैसे जीतू ने बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज ऑलवेज गुड। मैं भी लाइक स्टॉक मार्केट में 2008 से हूँ, तो इनिशियली मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था काफ़ी, तो उसमें मैंने अपना जितना इन्वेस्टमेंट था मैंने मोस्टली लॉस ही हुआ शॉर्ट टर्म के चक्कर में। एंड लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज गुड। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 टाइप से होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आप आज ही खरीदोगे आज ही बेचोगे, और उसमें हमारे ऑप्शंस वगैरह ये सब आते हैं, जो कि सुपर रिस्की रहता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप लोग फुल टाइम एम्प्लॉयर हो, मतलब जॉब करते हो, तो लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। उसमें मोस्टली क्या होता है कि विद इन अ मिनट 10% 20% ऊपर नीचे होता है, और आप फुल टाइम टर्मिनल के सामने नहीं बैठ सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के अंदर एक दूसरा आता है, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म इज 15 डेज से 3 मंथ के बीच में, तो वो एक शॉर्ट टर्म हो जाता है। फिर आपका फिर मिड टर्म होता है कि लाइक फ्रॉम 3 मंथ टू 3 इयर्स, और फिर एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में आपका होता है कि लाइक 5 इयर्स एंड देन अबव। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे। तो शॉर्ट टर्म में मैंने बताया कि पहला पार्ट होता है डे ट्रेडिंग, जो कि बहुत रिस्की रहता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो डू इट, अगर नहीं है तो फिर शॉर्ट टर्म का जो दूसरा है कि आप मतलब आप विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब 1 वीक में या 1 मंथ में 10% रिटर्न गेन करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर द इंट्राडे। वो रिस्की रहता है काफ़ी। तो ऐसा ही सेड दैट कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको आई थिंक अपन सबकी एज अभी 35 प्लस हो गई है, तो इस एज पे हमको कम से कम रिस्क लेनी चाहिए। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी ब्लू चिप रहते हैं, ब्लू चिप मतलब जिनका मार्केट कैपिटल मोर देन 10 बिलियन है, उन्हीं में हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आपको ब्लू चिप में पैसे गेन करने हैं, तो आपको वो कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करना है? तो हमको ब्लू चिप स्टॉक लेने चाहिए जिनका मार्केट कैपिटल 10 बिलियन से ऊपर हो, प्लस उसका रेंज मतलब वोलेटाइल ब्लू चिप हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एप्पल, वो 10 दिन के 15 दिन में मतलब 10% का उसका मूवमेंट रहता है। आप दूसरा ले सकते हैं आप टेस्ला, उसमें भी इतना मूवमेंट रहता है। देन एक एनवीडिया करके है, उसमें भी ऐसे। तो ऐसे आप लार्ज कैप या ब्लू चिप के स्टॉक चूज कर सकते हो जिसमें हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज वो काफ़ी रिस्की रहते हैं। उसको जो अपना ऑपरेटर रहते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मिड कैप स्मॉल कैप को वो चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ने अचानक से 2 करोड़ के स्टॉक खरीद लिए,
तो वो जो अपना स्मॉल कैप रहेगा ना फटाक से ऊपर बढ़ जाएगा, 10% 20% अपर सर्किट लग जाएगा। बट जो लार्ज कैप रहती है अगर उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल रहता है, तो कितना भी बड़ा ऑपरेटर हो वो एप्पल को, टेस्ला को, माइक्रोसॉफ्ट को हिला नहीं सकता, बिकॉज दे आर लार्ज कैप। उसको हिलाने के लिए उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट एक दिन में करना पड़ेगा। लार्ज कैप, तो अब वो लार्ज कैप में हमको कौन सा लेना है, तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, MACD करके बोलते हैं उसको, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज होता है कि मेरा जो पर्टिकुलर मैं स्टॉक देख रहा हूँ उसका मूविंग एवरेज कितना है। तो मूविंग एवरेज 7 डेज का होता है, 21 डेज का होता है, 50 डेज का होता है, 200 डेज का होता है। तो बोला जाता है शॉर्ट टर्म के लिए जो MACD होता है वो 7 डेज से 21 डेज का ही हमको देखना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए हम MACD देखते हैं 7 डेज का, 21 डेज का। फिर उसके बाद सेकेंड एक टेक्निकल टर्म रहता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो ये हमको बताता है कि अभी करंट जो स्टॉक हम चूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसकी स्ट्रेंथ मतलब वेरी करती है 0 से 100 के बीच में। तो अगर वो 0 से 50 के बीच में है तो वो मतलब अभी बियरिश फेस में है, 50 से 100 के बीच में मतलब वो बुलिश फेस में है। तो ये दो चीज लेके हम लार्ज कैप स्टॉक चूज कर सकते हैं। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न है 10% का रिटर्न 15 दिन से 3 महीने के बीच में हमको 10% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। लार्ज कैप होने के कारण हमको इसमें स्टॉप लॉस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई लार्ज कैप स्टॉक लिया है अभी बड़ा है, जैसे एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, तो आपको इसमें स्टॉप लॉस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स लार्ज कैप। तो अगर आपको 5% नीचे मिलता है तो उसको और एवरेज कर लो, यू कैन एड इट, ओके। तो इसमें दिस इज द लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बट विद लेस रिस्क। तो सेकंड पॉइंट हमारा रहता है हम जब स्टॉक बाय करने जाते हैं हमको कब बाय करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। तो बाय करने का मोस्टली अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें दो चीज का ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में न्यूज बेस्ड पे चीजें काफी वोलेटाइल हो जाती हैं। और सेकेंडली क्या होता है, जितने लार्ज कैप स्टॉक रहते हैं उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला रहता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से 2 वीक या 3 वीक पहले वो स्टॉक बढ़ना चालू हो जाते हैं। एंड देन जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, हम देखते हैं कि स्टॉक गिर जाता है, बिकॉज उसको ऑलरेडी नीचे से ऊपर ला लिया गया जाता है। तो ऑन द डे ऑफ रिजल्ट उसको लोग प्रॉफिट बुकिंग करके, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। तो अगर आप स्लाइड्स आगे करनी है क्या, और यही वाली स्लाइड है? नहीं, अभी यही बताता हूँ, यही है। मैं बताऊंगा। ओके, थैंक्स। तो एंट्री टाइम मोस्टली रहता है या तो कोई अच्छी न्यूज आ रही है तब आप उसमें एंटर कर सकते हो, या जब वो किसी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है उससे 2 वीक पहले आप उस पे उसके MACD और RSI चेक करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एग्जिट टाइम मींस एज आई सेड दैट कि Harpreet, sorry, Lakshmi, can you mute everyone again? वो नहीं कर पाएगा, आई थिंक मुझे ही करना पड़ेगा, बट इफ आई विल डू तो सब फिर वो लक्ष्मी भी म्यूट हो जाएगा। सिर्फ लक्ष्मी को अनम्यूट नहीं कर सकते आप? लक्ष्मी तो अनम्यूट अच्छा कर सकते हो, करो करो। कर दो और एक कर मिनट। लेट मी हाँ। ट्राई। एक सेकंड। और ओके, अब Yeah, we are good now. Yeah. हो गया? Yeah. ओके। लक्ष्मी, am I audible? हाँ, Yes. Okay. So entry time, so exit time. Exit time as मैंने जैसे ये बोला कि हम ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा टारगेट रहना चाहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट का जैसे ही 10% मिल गया मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। एस हम लोग सिर्फ लार्ज कैप ब्लू चिप में इन्वॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो मोस्टली बोला जाता है कि सारे ट्रेड में स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट जैसे ये वाला शॉर्ट टर्म मैंने इन्वेस्टमेंट में सिर्फ लार्ज कैप चूज करने के लिए बोला है अपन को, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई भी स्टॉक आपने लार्ज कैप लिया है
तो अगर आप चाहते हो कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना स्टॉप लॉस 3 से 5% के बीच में लगा सकते हो, बट फॉर लार्ज कैप वी नेवर पुट द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए करना चाहिए, बट लार्ज कैप में उतना मूवमेंट होता भी नहीं। अब अगर वो नीचे मिलता तो एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप उसको वापस और नीचे भी बाय कर। Yeah, please, can you move to next slide? Okay, so as I said that like first हम लोग को देखना चाहिए कि MACD क्या है, मूविंग एवरेज क्या है और RSI कितना है। तो मूविंग एवरेज कुछ नहीं, मतलब एक स्टॉक है, उसका डे 1 पे प्राइस $1 है, डे 2 पे $2 है, 3 पे $4 है, डे 5 पे डे 4 पे $4 है, डे 5 पे $5 है। तो मैं 1 + 2 + 5 + ऐसे सारे दिन का प्राइस प्लस करूंगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ 5 डेज, तो ये मेरा 5 डेज का मूविंग एवरेज आ जाएगा। वैसे मुझे अगर 7 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है तो उसका 7 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस में प्लस करूंगा, डिवाइड बाय 7 कर दूंगा। तो एज आई सेड दैट कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम 7 डेज का या 21 डेज का देखते हैं। मीडियम टर्म के लिए 21 डेज का या तो 50 डेज का मूविंग एवरेज देखते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग 50 डेज का 50 डेज के और 200 डेज के बीच का उसका मूविंग प्राइस देखते हैं। इसमें जैसे 7 डेज रहता है, ये इसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग प्राइस, और जो 21 डेज रहता है इसको बोलते हैं स्लो मूविंग प्राइस। सिमिलरली 21 डेज यहाँ पे मिड टर्म के लिए इज द फास्ट मूविंग प्राइस एंड 51 इज द स्लो मूविंग प्राइस। फॉर लॉन्ग टर्म 50 डेज और 100 डेज को हम लोग फास्ट मूविंग प्राइस बोलते हैं और 200 को स्लो मूविंग प्राइस बोलते हैं। तो MACD कैलकुलेट करना बहुत इजी रहता है, प्लस मतलब हमको सिर्फ उसका क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज करना रहता है। तो दिस इज हियर। प्रीतु, कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब ये हम MACD सिग्नल से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। मतलब मैं अगर कोई स्टॉक में एंटर करना चाहता हूँ और मैं उसका MACD देख के कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मेरे को अभी ये खरीदने की चांस है कि अभी मुझे और वेट करना चाहिए। तो मैंने बोला कि हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करें, तो शॉर्ट टर्म में हम 7 डेज का और 21 डेज का ही वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वो बताएगा कि कभी हमको बाइंग सिग्नल मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे हमको कभी सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। तो अगर हम 7 डेज का मूविंग प्राइस देखेंगे और एक 21 डेज का मूविंग प्राइस देखेंगे, तो जैसे हमारा 7 डेज का मूविंग प्राइस जो रहता है वो 21 डेज के ऊपर चला जाता है मूविंग प्राइस के, तो वो हमारा जो स्टॉक रहता है वो बाय जोन में आ जाता है। तो मतलब हमारा स्टॉक अभी बाय जोन में है, आप इसको अभी खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब इससे ना बुलिश पैटर्न, तो वहां से उसका बुलिश पैटर्न चालू हो जाता है। तो बुलिश पैटर्न को आप चूज करके जब तक वो 21 डेज के मूविंग प्राइस के ऊपर है तब तक आप उस पर बाय रहते हो। सिमिलरली अगर वो जो 7 डेज का मूविंग प्राइस है, ये ग्रीन वाली लाइन इज द 7 डेज मूविंग प्राइस एंड हियर इट इज रेड और पिंक, दिस इज द 21 डेज मूविंग प्राइस। अब सेलिंग जोन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ग्रीन वाली लाइन 7 डेज का मूविंग प्राइस अगर वो 21 डेज के मूविंग प्राइस से नीचे आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारा वो बाय जोन से निकल के सेलिंग जोन पे आ गया, तो उस केस में आप निकल सकते हो। तो ये एक इंडिकेटर है जो कि हमको बताता है कि हमारा स्टॉक अभी बाय जोन में है कि सेल जोन में है। तो लगती है, और ये सब चीजें हमको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ती है कि लाइक इज देयर एनी वेबसाइट वी कैन गो एंड देयर आर मेनी वेबसाइट, याहू फाइनेंस है, याहू फाइनेंस में आपको पूरा डिफरेंट कैंडल चार्ट दिखाता है, इन्वेस्टोपीडिया है, और एक चार्ट.com कर बहुत 4-5 साइट है, और एक investing.com करके साइट है। तो वो सारी साइट में आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको वो उसमें आपको चूज करेगा कि देयर आर ड्रॉप डाउन मेनू कि आप कौन सा प्राइस देखना चाहते हो, 7 डेज का देखना चाहते हो, 21 डेज का देना चाहते हो। ये सब साइट में ये एडवांटेज रहता है कि आप एक साथ मल्टीपल डेज का मूविंग एवरेज लगा सकते हो। मतलब मैं 7 डेज का भी चार्ट देख सकता हूँ, फिर उसके ऊपर ओवरलैप करके 21 का भी देख सकता हूँ, फिर 50 डेज का भी देख सकता हूँ। तो आपको जितना चाहे वो रेंज का आप लगा के उसको देख सकते हो।
तो ये हमको मैनुअली कैलकुलेट करने की कोई नहीं, ये सब साइट्स में अवेलेबल है। मोस्टली मैं याहू फाइनेंस chartindex.com करके 2 साइट है, वो मैं यूज करता हूँ। So we can move to the next slide for RSI. तो RSI मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये क्या इंडिकेट करता है, मेरा जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो स्टॉक के भी मूविंग एवरेज पे चल रहा था, अभी उसकी जो करंट है उस करंट पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये जो RSI इंडेक्स होता है ये 0 से 100 के बीच में वैरी करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा जो मोमेंटम ऑस्किलेटर है उसको इंडिकेट करता है, मतलब कि हमारे स्टॉक में इसके RSI के बेस पे मतलब ये और ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है, तो वो स्ट्रेंथ देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रीति वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि जो RSI इंडिकेटर रहता है वो 0 से लेकर 100 के बीच में वेरी करता है। तो 0 to 50 रहता है कि हमारा वो बियरिश पैटर्न है, 50 to 100 में वो रहता है हमारा वो बुलिश में आ गया। तो एक्चुअली RSI कैलकुलेट करने का फार्मूला ये रहता है कि RSI इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS। ये RS हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज गेन एवरेज लॉस। तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी देखना है कि 15 दिन का RSI कैसे है। तो मैं देखूंगा लास्ट 15 दिन में मेरा जो स्टॉक है वो 5 बार बढ़ा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 5 डिवाइड बाय 15 प्लस ये मेरे को मेरा एवरेज गेन दिखा देगा उसका। तो मुझे निकालना है एवरेज गेन। मैं देखूंगा कि लास्ट 15 दिन मेरा स्टॉक 5 बार बढ़ा तो 10 बार गिरा, तो 10 डिवाइड बाय 15, तो वो दोनों को जो आंसर आएगा उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा निकलते हैं RS। तो ये भी हमको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये भी हर साइट पे अवेलेबल रहता है। तो आप उस पर अलॉन्ग विद द MACD मतलब मूविंग एवरेज के साथ साथ ये इंडिकेटर भी आप उस साइट पे चूज कर सकते हो। ओके, तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लिक नहीं हुआ, स्लाइड नंबर 16। तो तो RSI जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 0 से 50 तक जाता है तब तक वो आपका बेयरिश में रहता है, उसके ऊपर वो बुलिश हो जाता है। 2 टर्म और रहते हैं, हम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं चेक करते हैं। अगर मैं कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ तो वो ओवरबॉट तो नहीं है। ओवरबॉट मतलब जैसे कि अभी हमारा अमेजन है, अमेजन का आप देखोगे उसकी एक्चुअल जो बुक वैल्यू है अराउंड 1200 है, बट उसकी अभी मार्केट वैल्यू जो है वो 2700 है। तो वो जो स्टॉक है वो ओवरबॉट है। ओवरबॉट क्यों है, बिकॉज वो प्रीमियम स्टॉक है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो हमको मोस्टली ना मतलब ओवरबॉट स्टॉक देखने के लिए मतलब अगर उसका RSI 70 के ऊपर है इट मीन्स वो ओवरबॉट है, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है खरीदने में। मतलब वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, मैं उसमें और इन्वेस्ट करूँ, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ओवरबॉट 70 के अगर ऊपर किसी का RSI है तो वो भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर कोई स्टॉक है एकदम 30 के नीचे है, तो इसका मतलब है वो स्टॉक की बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है बट वो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। आई नो इंडिया में आप सब लोग को भी पता होगा, वेदांता करके एक कंपनी है, वो अपने आप को डिलिस्ट कर रही है। वो मतलब पब्लिक में लिस्टेड है बट वो अपने आप को डिलिस्ट कर रही है। अभी उसका करंट प्राइस चल रहा है 90 रुपीज़, बट उसकी बुक वैल्यू है 175 रुपीज़। तो उस कंपनी के पास इतना कैश है, वो बोले मेरे को पब्लिक से पैसे की जरूरत नहीं है। वो तो उसकी बुक वैल्यू इतनी अच्छी है वेदांता की कि वो अपने आप को डिलिस्ट करके अपने आप को मार्केट से सस्ते में निकालना चाहती है। तो ओवरसोल्ड स्टॉक मतलब होता है कि उसकी बुक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो उस वैल्यू से भी बहुत नीचे मिल रहा है। US में भी एक स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक, आई थिंक वेल्स फार्गो, उसकी बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है बट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर वो ओवरसोल्ड हो गया है, तो वो भी अपनी मार्केट वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है हमको। तो दिस आर द फ्यू टेक्निकल टर्म्स जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं। और ऐसे मैंने मतलब पहले स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उससे ब्लू चिप नहीं करिए, बिकॉज बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है और उनको कोई भी ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकता है, लास्ट कैप को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक कैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, SIP।
आई थिंक मोस्टली सब लोग को पता होगा कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक जैसे जीतू ने बताया कि 401k वो सब, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट वो हम अपना टैक्स सेविंग करने के लिए करते हैं। अब कुछ अपन अगर कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं कि मेरे को 401k में मैनेजमेंट फंड चार्जेस रहते हैं या उसमें मेरे को इतनी आज़ादी नहीं रहती है, आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो करंटली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी 4 एसआईपी चलाता हूँ मेरी खुद की, जिसमें मैं 25% पैसा मैं लार्ज कैप में डालता हूँ, 25% मैं मिड कैप में डालता हूँ, 25% मैं स्मॉल कैप में डालता हूँ। एसआईपी मतलब होता है कि हर महीने मैं सब में $500 डालता हूँ। एग्जाम्पल, इतना डालता नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे को $2000 मंथली इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं $500 लार्ज कैप में डालूंगा, 500 मिड कैप में, 500 स्मॉल कैप में, और 500 मेरा कोई एक फेवरेट सेक्टर होगा जो मुझे लगता है कि वो करंट सिचुएशन में अच्छा है, वो काफ़ी ऊपर जाएगा। तो करंटली मैं अभी मोस्टली अपने पैसे फार्मा में डालता हूँ। फार्मा बहुत ज़्यादा बीटन सेक्टर था, बट अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो एकदम से शूट अप कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए उसमें स्टार्ट किया फार्मा सेक्टर में। तो फार्मा होता है, एफएमसीजी होता है, एनर्जी सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है। तो आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एसआईपी में सबसे मेन, हम कभी भी एसआईपी करते हैं तो हम जो भी उसमें स्टॉक बाय करते हैं उनमें हम मंथली मतलब 500 में करें, तो मेरे जो स्टॉक के प्राइस हो जाते हैं वो ऑलवेज एवरेज आउट हो जाते हैं। अगर मैंने एकदम टॉप पे मार्केट में एंटर किया तो मेरे को जो स्टॉक मिलेंगे वो महंगे मिलेंगे, बट मार्केट जब नीचे गिरेगी तब भी मैं अपना एसआईपी कंटिन्यू रखूंगा, तो मुझे मेरे प्राइस और सस्ते हो जाएंगे। तो मोस्टली एसआईपी में लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि ना, जब मार्केट टॉप पे रहती है वो लोग एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, फिर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मार्केट गिरती है तो लोग बोलते हैं यार मार्केट गिर रही है मैं क्यों करूं, और वो लोग एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि तुमने महंगे में तो खरीद लिया, पर जब आप लोग को सस्ते में खरीदने का मौका मिला तब आप लोग बाहर हो गए। तो कभी भी एसआईपी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आपको जिससे लिए हो, मतलब टॉप पे लिए हो, फिर मिड में लो, फिर बॉटम पे लो, फिर वापस भले ऊपर जाएगा, बिकॉज ऐसे करके आप देखोगे तो आपका ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। हम कोई भी एक पौधा लगाते हैं तो हमको एक दिन में पैसा नहीं चाहिए, मतलब एक दिन में मैं उससे फल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। तो उसी तरह एसआईपी में जब आप एंटर करते हो तो ये मत सोचो कि आपको जाते जाते उसमें प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। ये एसआईपी इज फॉर द लॉन्ग टर्म। आप चाहो तो अपने आपके लाइफ के जो डिफरेंट इवेंट है, रिटायरमेंट के लिए आप एसआईपी चालू कर लो, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए एक एसआईपी चालू कर लो, उनकी शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। तो ऐसे अलग अलग आप एसआईपी अपने गोल्स के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको ये वन ऑफ द सेफ, जैसे 401k और IRA होता है, ये भी वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप कर सकते हो। तो इसमें हम डायरेक्टली स्टॉक पे नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें हमारे फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म है 5 years to 10 years है तो स्मॉल कैप इज द बेस्ट, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको वो देगा। अगर आपको 2 years या 5 years के बीच में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मीडियम कैपिटल काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपका एकदम लॉन्ग टर्म है 10 years के ऊपर का या 5 years के ऊपर का है तो आपको लास्ट कैप का अच्छा रिटर्न देगा। तो दिस आर द 3। और एक सेक्टोरियल फंड, मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट सेक्टर के भी होते हैं। मैं अभी फार्मा पे अपना एसआईपी चालू किया हूँ। वैसे अगर आपको लग रहा है आईटी सेक्टर बूम पर है तो आप आईटी भी कर सकते हो, या आपको लगता है एफएमसीजी मतलब कंज्यूमर खाने पीने की जो चीज़ें वो लगता है वो सदाबहार है, वो कभी गिरती नहीं है, आप उन पर भी एसआईपी चालू कर सकते हो। तो दिस आर अबाउट द एसआईपी। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। आई होप किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। Thanks, Ragni. I think एक slide I think मैंने which is very important to talk about is the stocks versus the ETF. I think जैसे कि लक्ष्मी बता रहा था कि you can invest in small versus mid cap and the large cap. तो उसमें दो ऑप्शन है, either you buy individual stock, you say okay I'm buying Apple or Amazon, or what you can do, you can buy S&P 500. So index fund is nothing but वो क्या करते हैं कि सारे फंड, if you are putting a $500, so they will put like a $1 in each top 500 companies. So इसमें क्या होता है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, राइट? थिंक अबाउट 30 years now, आपको लगता है 30 साल बाद फेसबुक रहेगा, आपको लगता है 30 साल बाद लाइक
इट्स वेरी रेयर, राइट? अगर आप टॉप 500 कंपनी आज से अगर 30 साल पहले की देखो तो आई थिंक हार्डली 100-200 कंपनीज आज एग्जिस्ट करती, राइट? सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप इंडेक्स फंड का फायदा ये है कि आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है. इट्स यूजुअली ऑन द रेंज ऑफ 0.01 और 0.02. सो इसीलिए हमेशा, और एक दो टाइप के फंड्स होते हैं बेसिकली. एक म्यूचुअल फंड जो कि एक एक्टिवली मैनेज फंड. सो उसमें क्या होती है, एक कंपनी होता है, पूरी कंपनी बैठ के आपका डिसीजन लेती है भाई कब बेचना है, कब खरीदना है. इंडेक्स फंड में क्या होता है, स्ट्रेट फॉर कंप्यूटर से वो एल्गोरिदम करते हैं भाई कि हमको टॉप 500 कंपनी है, तो इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है. बहुत सारे लोगों का बोलना है यार ऐसे तो इंडेक्स फंड तो फिर तो कभी ये म्यूचुअल फंड में लोग बैठे हैं, सब दिमाग लगा रहे हैं, तो इसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा. बट ऐसा नहीं है. अगर आप कितनी सारी स्टडीज हो चुकी है इन चीजों के बारे में, अगर आप एक साल में देखोगे तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं 64% ऑफ द म्यूचुअल फंड वो नहीं बीट कर पाते S&P 500 को. अगर मैं 10 साल का देखूंगा तो 85% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स विल नॉट बीट दे कैन नॉट बीट S&P 500. अगर मैं 15 साल में देखूंगा तो 92%. सो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जो एडिशनल फीस दे रहे हो एक्टिवली मैनेज फंड के लिए, क्योंकि वे उनको अपनी बिल्डिंग चलानी है एम्प्लॉइज, आपका सिर्फ 9% चांस है 15 इयर्स में कि आप एक्चुअल में S&P 500 को बीट कर पाओ. तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि इज इट वर्थ इट इतना उसको एडिशनल अपना फीस देने के लिए. तो इसीलिए हमेशा इंडेक्स फंड के बारे में हमेशा लाइक जब भी आप इन्वेस्ट करो एक बार सोचो कि भाई कितना मैं पे कर रहा हूँ, मैं एक्टिवली मैनेजर तो उसमें कितना पे कर रहा हूँ. और कभी भी एक साल का रिटर्न मत, हमेशा थिंक अबाउट 10, 15, 20 इयर्स. तो आपको थोड़ा सा यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन. या इतना ये अभी मार्केट में 3000 लाइक तो देयर आर 3000 कंपनीज इन द यूएस स्टॉक मार्केट. पर आप म्यूचुअल फंड देखो देयर आर 5000 म्यूचुअल फंड. तो कंपनियां क्या करती हैं, हर साल वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड निकालेंगी. उसमें क्या होगा, जो परफॉर्म करती है अच्छी उनको वो आगे ले जाते हैं, जो नहीं करती उसको उन लोग डिसॉल्व करते हैं और वो उनको फिर दिखाते हैं देखो भाई अब आपने अगर 500 म्यूचुअल फंड्स किया है तो ऑब्वियसली 10 से 15 तो अच्छी परफॉर्म करेंगे ना. तो वो क्या करते हैं, उसको दिखाएंगे अपने वेबसाइट में. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है आपका वो प्रोबेबिलिटी कम होते जाती है कि वो नॉर्मल स्टॉक मार्केट को बीट कर पाए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप करें इंडिविजुअल स्टॉक वर्सेस ETF. इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क ज्यादा है और गेन ज्यादा है. तो क्या दैट्स इट. द नेक्स्ट मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. तो मैं देख हम लोग का आज का ये सेशन स्टॉक मार्केट पे इसलिए बिकॉज बहुत लोगों को ये लगता होगा कि यार इतना कैलकुलेशन इतना रिस्क क्यों ले, हम चुपचाप फिक्स डिपॉजिट में क्यों नहीं सबमिट कर देते. तो फिक्स डिपॉजिट में आज की डेट में आई थिंक 5% या 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं. तो अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हो और वो 6% आप देखो जब आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको 100 रुपये के ऊपर जो रिटर्न आएगा वो आपको उस समय उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी. तो अगर आपको ये इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपका इन्वेस्टमेंट को सही ग्रो करना है, तो उसके लिए ये इंडेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट ही है. बट इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लॉस होता है. लॉस सिर्फ उन लोगों का होता है जो कि जाते साथ बस मैं जाऊं और पैसा कमाना शुरू कर दूं. नहीं, आप जाओ इन्वेस्ट करो, इसमें आपको कंपाउंडिंग पावर मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट खुद ग्रो हो गया, आपको आपकी मनी आपको अर्न करके देगी. और इसमें भी दो चीजें, एक बोलते हैं हम लोग जिसको एक्यूमुलेशन, आप जब वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो राइट, एंड देन जब आप वेल्थ कंजर्व कर रहे हो, तो अभी सब हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हम लोग अभी वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो अभी आज की डेट में अगर आपको बेयर मार्केट आता है, अगर मार्केट नीचे जाता है, तो वो बेसिकली हम लोग के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करो. और वो जो लोगों ने, अब आप देखोगे जो 2008 में इन्वेस्ट किया था जब मार्केट गिरा था, उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए राइट. क्योंकि तो इसलिए कभी भी मार्केट नीचे जाता है, लक्ष्मी बता रहा था, हम लोग डरना नहीं है. क्योंकि ये होता है, जो फिलॉसफी ये है कि भाई बाय लो एंड सेल हाई. बट लोग उल्टा करते हैं कि जैसी मार्केट गिरा पैसा निकालते हैं, जब ऊपर जाता है तो करते हैं. तो इसलिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने जैसे लक्ष्मी बताया महीने का जो आपका हर पे चेक से आप बस इन्वेस्ट करते रहो. और इन्वेस्टमेंट मैथ बहुत है, बट 20% मैथ, 80% ह्यूमन बिहेवियर. तो आपको अपना डिसिप्लिन होके जस्ट कीप द कोर्स, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो छोटी मोटे इवेंट है उससे डरना नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है No, Harpreet. So what we will do, like we have 10 minutes to go, right? So what we will do, like we have 4 topic and Robinhood का भी demo देना है. So it will take another couple of minutes. So what we can do for today, हम लोग अभी 10 minutes let's open for question and answer. Okay. Or for the 3 above topic. उसके बाद हम लोग ना follow up session करेंगे. Maybe next week is the long weekend. Maybe following week we'll publish the schedule. So let's open for the question and answer. You can unmute everyone, and we have some questions. Am I audible? Yes. मैं सुनाई दे रहा हूँ क्या? Yes. अच्छा ओके. हरप्रीत और लक्ष्मी दोनों के लिए क्वेश्चन ये है कि in this current situation
which sector is better to invest? Of course, one we know that is a pharma sector. But other than that, keeping aside, like even if we talk about the short term, of course हम short term range में देखेंगे तो हमको लगेगा कि जो airlines है, होटल है, कार है, all those things लगेगा कि risky है काफी. But long term perspective से अगर देखते हैं, अभी कौन से सेक्टर में अपने को डालना चाहिए स्टॉक में? जो लोग भी क्वेश्चन नहीं पूछे प्लीज अनम्यूट कर दो क्योंकि आवाज काफी एको हो रहा है. आई डोंट नो, मैं मेरा पर्सपेक्टिव तो स्टॉक में ओके तो मेरे हिसाब से अभी ये कोविड-19 के सिचुएशन के बाद जो अभी जो सबसे ज्यादा बीटन है, तो आपने जैसे बोला कि हॉस्पिटलिटी है, तो जैसे होटल वगैरह हैं, तो दे आर द गुड अपॉर्चुनिटी. वो काफी ओवरसोल्ड हो गए हैं. आपको उनमें सिर्फ ऐसे अच्छे स्टॉक को उठाना है जो विच आर टू बिग इनफ टू फेल, जिनके फेल होने की चांसेस बहुत कम हो. तो आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर से आप उठा सकते हो. सेकंड, एनर्जी सेक्टर भी अच्छा है, बट वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है. उसमें पूरा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स वगैरह रहती है, तो इसलिए हमेशा मैं एनर्जी सेक्टर से दूर रहता हूँ. एंड फार्मास्यूटिकल अभी बिकॉज ऑफ दिस तो ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी बढ़ गए हैं, बट इससे भी कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो आप ढूंढ के निकाल के कर सकते हो. तो एक हॉस्पिटलिटी है, सेकंड फार्मास्यूटिकल है मेरे हिसाब से. इनमें आपको चांसेस ज़्यादा है. इवन एविएशन सेक्टर भी आपको कंसीडर कर सकते हो, बट ओनली द बिग प्लेयर हु आर बिग इनफ टू फेल. चंद्रकांत जी, जो सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है ना, वो मतलब आप सोचो कि अगर आपका $100 तो आप उसमें $20, $30, $40 करो. आपका मेजर इन्वेस्टमेंट आपका डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अगर सारा ही मतलब आपको अगर एक सेक्टर पसंद है तो उस पर मतलब 20% आप एलोकेट करो, बट बाकी आप टॉप 500 कंपनीज पे रखो या टॉप 1000 कंपनीज पे. इससे आपको रिस्क एटलीस्ट आप वो करोगे, मतलब वरना आपको रिस्क ज्यादा है कि आप अगर बोले मैं सिर्फ फार्मा में ही लगा रहा हूँ, मतलब पूरा लगा रहा हूँ, मतलब मेरी बात है, तो आप रिस्क रहता है थोड़ा सा. तो वो थोड़ा सा रिस्क को असेस करके इन्वेस्ट करें. Okay. I have a question. So, how to identify if a stock is overbought? As I told you, like बहुत से इंडिकेटर होते हैं स्टॉक ओवरबॉट है कि नहीं. तो एक तो होता है उसका EPS, अर्निंग पर शेयर. सेकेंडली आप उसका सेक्टर का जो EPS है, स्टॉक का जो EPS है, वो आप देख लीजिए. जैसे मैंने आपको अमेजन का एग्जांपल दिया, तो अमेजन इज द टेक्नोलॉजी सेक्टर. तो टेक्नोलॉजी का EPS अभी कुछ 75 या कुछ चल रहा है, बट अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट का भी जो EPS चल रहा है 130 चल रहा है. तो अपने सेक्टर से काफ़ी महंगे है. सेकेंड होता है एक बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू. तो आप किसी भी स्टॉक के बुक वैल्यू निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो बुक वैल्यू है उसका करंट. तो एक इजी टर्म था EPS मल्टीप्लाई बाय एक टर्म, आई फॉरगेट इट. आप उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको उसकी बुक वैल्यू मिल जाती है. उस बुक वैल्यू से आप देख लो मार्केट का जो स्टॉक का करंट प्राइस कितना है. अगर उससे ऊपर है इट मींस इट इज ओवरसोल्ड. Okay. ओवरबॉट, सॉरी. So, Lucky, one more thing is like Google पे just type करना जो भी shares आप लोग लेना है, right? So just type करो कि book value है Apple से, okay? तो आपको उसमें मिल जाएगा कि इसका exact book value क्या है. उसमें बहुत सी ऐसी साइट है, मतलब जैसे investing.com है. तो investing.com में आप किसी भी स्टॉक को डालेगा तो उसके सारे इंडिकेटर है वो सब दे देगा. इवन आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो भी आपको इससे पूरे इस पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है. And one more question, since you have mentioned about delisting. So, in case you buy some stock and later on that company gets delisted from the stock exchange, then what would happen? तो दो टाइप का डिलिस्टिंग होता है. एक कंपनी खुद को डिलिस्ट करती है, मतलब उनको लगता है कि हमने पब्लिक हुए थे जब हमको पैसों की जरूरत थी, बट अभी हमारे पास पैसे सफिशिएंट आ गए, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो आई विल डिलिस्ट माई सेल्फ. तो उस केस में क्या करते हैं, जो करंट मार्केट वैल्यू रहती है या जो स्टॉक की बुक वैल्यू रहती है, उस लेवल पे वो लोग स्टॉक मार्केट से खरीद लेते हैं, धीरे धीरे करके पूरे निकाल लेते हैं. एक फिर जब उनको एक सर्टेन परसेंटेज हो जाता है तो फिर वो डिलीट हो सकते हैं. सेकंड होता है कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो वो डिलीट हो जाती है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है वो. तो उस केस में आपके जो पैसे हो गए, तो इन फ्यूचर कभी भी वो कंपनी अगर वापस सर्वाइव करी या कभी वापस आई, तब वो अगर मार्केट वापस लिस्ट होती है तो इस केस में आपको मिलेंगे. बट अगर ऐसे ही बैंकरप्टी के केस में या कुछ फ्रॉड करके डिलिस्ट होती है
तो उस केस में आपके पूरे पैसे डूब जाते हैं। मेरे इंडिया में ऐसे 9 स्टॉक हैं जो डिलिस्ट हो गए हैं, वो खत्म। आपने मनपसंद बेवरेजेस, डॉक्टर डटसन, कुछ ट्यूब फाइनेंस करके ऐसे 5-6 स्टॉक कंपनी है मेरी इंडिया में, मेरे इन्वेस्टेड, वो डिलिस्ट हो गई हैं, तो आई लॉस्ट माय मनी देयर। Okay. Thank you. एक question है, this is Yugal. Yes. 401k versus Roth IRA, right? उसमें मतलब आपने बोला था, अजीत ने बताया था कि हरप्रीत ने बताया था कि मैक्सिमाइज करना है 19,000 भी लिमिट है करके। कई बार एक एंगल ये भी रहता है कि अगर मान लो मुझे कुछ दूसरा कुछ सपोज छोटा बिजनेस खोलना है, कुछ करना है, राइट? तो उस केस में फिर अगर मैं 401k में डालूंगा पैसा जाता तो फिर वो वहाँ पर फंस जाता है, क्योंकि उसको निकाल नहीं सकते हम लोग। तो मतलब फिर ऐसे में मतलब क्या मतलब वो सजेशन है कि अगर ऐसा कुछ करने का इरादा हो तो फिर तो मैक्सिमाइज करना सही नहीं होगा, राइट? 401k इज ऑल फॉर रिटायरमेंट, राइट? तो वो आपका ये समझिए, आप जब भी वो एज हिट होंगे आप 60, तो आपको पैसे चाहिए। और आपको पता होगा नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो यूएस में है 80-90 इयर्स लोग जीते हैं। अगर आप 60 साल में रिटायर होते हैं, आपको 30 साल के लिए पैसा चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट $1 million $2 million होना ही चाहिए आपके। तो मैं ये बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं पैसे ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, मैं तो आप ये कर सकते हो कि आप बेसिकली उतना तो करिए जिससे आपका एम्प्लॉयर की मैचिंग मिल रही है आपको, बाकी फिर आप अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट एटलीस्ट एम्प्लॉयर की मैचिंग तो आप लो, चाहे अगर 4% 2% जितना आपको मिनिमम करना है वो आप मैचिंग लो। राइट। पता शायद अभी मेरे ख्याल से आगे सेशन होंगे तो और शायद बातचीत कर सकेंगे कि कुछ लोगों ने फौरन से पैसे निकाल के कहीं और डाला हो तो उससे ज्यादा फायदा हुआ, जैसे कि किसी ने कुछ छोटा बिजनेस को सपोर्ट किया हो, या फिर इंडिया में किसी ने कुछ खोल लिया हो जिससे ज्यादा रिटर्न आ रहे हो, या फिर यूएस में कुछ अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट किया हो। मतलब 401k का तो ठीक है, स्टैंडर्ड वो रहता है, और उसमें मतलब मैक्सिमाइज करना almost 20k, right? Kind of almost all of the saving you can do, right? Like for an average person. आप मतलब मैं बोलूंगा, अगर 401k से पैसे निकालो मत आप। द गुड थिंग व्हाट यू कैन डू इज डोंट पुट मनी ऑन दैट, राइट? क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट किया, इतना आपने एफर्ट लगा के पैसे लगा, अब आप पैसे निकालते हो आपको 10% पेनल्टी लगेगी, उसके ऊपर आपको करंट टैक्स लगेगा। तो मतलब आपको पैसे तो मिल जाएंगे, बट आप उसकी जो इतने आप टाइम है मार्केट में जाला, जो उसकी वैल्यू है वो आप लूज करते हो। तो मतलब जितने भी लोग हैं जो वो हमेशा बोलते हैं आप 401k में पैसे मत निकालो अनटिल अनलेस इट्स लाइक अर्जेंट, राइट? कि आपका एकदम ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आप कुछ नहीं, तो वो दैट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। क्योंकि आपने कितना टाइम लगाया, राइट? इतने सालों लगा के वो एटलीस्ट आया, और आपका वो मनी है फ्यूचर का, आप फ्यूचर की मनी लेके आप अपना प्रेजेंट नहीं, मतलब मेरा ये सोचना है। तो इट्स रिटायरमेंट, सबने रिटायर होना है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बट आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन कम करके आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आप जैसे बता रहे कि पैसे निकाल के किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के साथ हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा, हम लगा तो लेते हैं पर रिटर्न कुछ नहीं आता है। आपको एक्सक्यूजेज आएंगे वहाँ से, मार्केट खराब चल रही है या ये पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, इसके कारण बिजनेस नहीं चल पाया। तो मेरा पर्सनल ये रहता है कि हमारा जितना पैसा है हम खुद ही हैंडल करें। ओके, वही कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप लोग पास में है कि ऐसे है ना। मैं वैसे पैसे निकालने की बात नहीं कर रहा था, मोस्टली अगर जो पैसे हैं वो तो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो अगले साल के लिए मैं उसमें कम करूं और जो पैसे हैं वो उसको मैं कुछ और मतलब ना एक एज के हिसाब से होता है। जैसे मेरी एज अभी 40 साल है, तो मेरा एक मेंटर है, मैं उससे फॉलो अप, तो मैं उसको वही बोलता हूँ कि मैं 40 इयर्स का हो गया हूँ, अब आपके हिसाब से मैं स्टॉक मार्केट में कितना डालूं, बाकियों में कितना डालूं। तो बोलते हैं अगर तुम 40 के हो गए तो तुमको अभी सिर्फ 50% तुम्हारे पैसे जो है स्टॉक मार्केट में जाने चाहिए, बाकी के 50% तुम्हारे डिफरेंट हो गए, जैसे बॉन्ड हो गए, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, फिक्स डिपॉजिट में करो। तो हमें एज के हिसाब से उनको अपनी रिस्क कैपेबिलिटी देखनी चाहिए कि हाँ भैया कि अब मेरी रिस्क कैपेबिलिटी है तो मैं उस हिसाब से करूँ। मतलब एकदम ही यंग है तो हम काफ़ी रिस्क लेते हैं, पर एक एज आने के बाद, लायबिलिटीज आने के बाद हमको डिफाइन कर देना चाहिए कि मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ, अगर लॉस हुआ तो मैं कितना डील कर सकता हूँ। थैंक यू। Time check. So what we can do, हम लोग अभी we'll discuss internally and we will like share the next schedule for the follow-up session. उसमें we will do the live demo and there are a lot of people experience sharing as well.
So definitely like next session jo hoga, it will be very fruitful as well. So what and also we are planning to start one small WhatsApp group. अगर आप लोग को चाहिए कि चलो ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ग्रुप में थोड़ा सा, we will just try to help because as Harpreet said earlier, we are not expert, market expert. We are just try so that you guys also understand and learn from some experience. And thank you so much Harpreet and Lakshmi. It was really very wonderful session. And this is very knowledgeable session as well. Anyone guys want to share? Thank Ganesh, and thanks all for listening us and giving us the opportunity. Thank you so much. Yeah, thank you. Thanks. Thank you. Bye. Thank you all. Bye bye. Thank you.